तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद मीणा और आप देख रहे हैं टारगेट विद विनोद चैनल। पिछली क्लास में हमने 6th क्लास की ज्योग्राफी बुक का फर्स्ट चैप्टर किया था। उसमें हमने जाना था कि सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ की क्या इंपॉर्टेंस है और सोलर सिस्टम में बाकी अदर प्लैनेट्स के बारे में हमने उसमें चर्चा की थी। आज का जो टॉपिक है वो उसी बुक का 2nd चैप्टर है और पिछली बार की तरह इस बार भी अगर हम इसके नाम को देखें तो इसमें नाम में ही हमें आधी चीज़ें तो इसमें पता चली जाएंगी कि एक तो इसमें हमें ग्लोब के बारे में पढ़ना है। अब ग्लोब किस तरीके का दिखाई देता है, तो ग्लोब होता है कुछ इस तरीके का। दूसरी, ग्लोब के साथ साथ हमें इसमें दो शब्द दे रखे हैं यहाँ पर, एक अक्षांश और एक देशांतर। तो हमें अक्षांश के बारे में और देशांतरों के बारे में भी इसमें जानना पड़ेगा। ये दो रेखाएं हैं, असल में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है, लेकिन अगर ये रेखाएं ना हो तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता चलेगा। हम जो टाइम देख रहे हैं उसमें भी हमें इसकी ज़रूरत है और पूरे वर्ल्ड में कई सारी सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई फौजी किसी रेगिस्तान या फिर किसी ऐसी जगह पर खो जाए जहाँ की लोकेशन उसे ना पता हो, लेकिन उसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो अपने अक्षांश और देशांतर, जो उस जगह पर से जो अक्षांश और देशांतर लाइन जा रही है, अगर उसकी लोकेशन वो बता सके किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो हम आराम से उस व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि अक्षांश और देशांतर ये दोनों ही कई सारी चीज़ों में काम आते हैं। यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत इसकी ज़रूरतें हमें बता रखी हैं और थोड़ा डीपली नहीं, हमें बिल्कुल एक शॉर्ट करके बताया हुआ है। तो जितना भी हमें बताया हुआ है हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में पहले तो हमें याद रखना पड़ेगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी की आकृति बिल्कुल गोल तो है नहीं। तो पृथ्वी की आकृति बिल्कुल गोलाकार नहीं है। जो ध्रुव होते हैं, अब ध्रुव क्या भाई, एक ये ऊपर वाला पॉइंट और वैसे ही एक ये नीचे वाला पॉइंट। तो उत्तर में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो दोनों पॉइंट होते हैं, यहाँ पर पृथ्वी गोल नहीं है, यहाँ से थोड़ी सी चपटी है, अंदर धसी हुई, बिल्कुल गोल तो है नहीं। तो पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है, ऊपर और नीचे से थोड़ा सा चपटा हो रखा है। और जो ये बीच का हिस्सा होता है, कौन सा, ये बीच का, यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है। तो हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे एक संतरे का आकार होता है वैसे ही थोड़ा थोड़ा पृथ्वी का आकार होता है, लेकिन जैसे बिल्कुल गोल अगर हम कोई चीज़ देखें तो बिल्कुल गोलाकार पृथ्वी का आकार नहीं होता। तो अगर हमें पृथ्वी को समझना है तो हमें देखना पड़ेगा ग्लोब। अब ग्लोब क्या है, जो इतनी देर से हम ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल पृथ्वी है, एक तरीके से छोटी पृथ्वी। हम छोटे स्टूडेंट्स को जो समझ नहीं रखते टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी से हम उन्हें जिन्हें नहीं समझा सकते, तो जब वो छोटी छोटी क्लासों में आते हैं तो हम उन्हें छोटे खिलौनों से समझा सकते हैं। ये एक तरीके से देखा जाए तो खिलौने की तरह ही है, हम इसे बड़ी क्लासों में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा फ़ोन पे जो पृथ्वी को देखेगा उससे बढ़िया है कि उसे ऐसे किसी मॉडल पे उसको ये समझाया जाए कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब अगर रियल में देखा जाए तो बिल्कुल पृथ्वी का छोटा ही रूप है और देखा जाए तो बिल्कुल वास्तविक रूप है। तो ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का लघु यानी छोटा रूप है और ये पृथ्वी का बिल्कुल वास्तविक रूप है। जैसे पृथ्वी दिखाई देती है वैसा ही इसमें बना होता है। महाद्वीपों और महासागरों का जो आकार होता है, असल में जो पृथ्वी पे आकार है, वही ग्लोब पर इन महाद्वीपों और बिल्कुल ये ब्लू ब्लू कलर में जितना भी दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा महासागर। तो इनका जो आकार है असल में ग्लोब पर भी वही दिखाया जाता है। अब अगर देखा जाए इसके आकार और प्रकार, ग्लोब जो है वो हमें, अगर हम स्टडी पर्पस के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, इसमें कई सारे ऐसे ग्लोब होते हैं जिसको आसानी से ले जा भी सकते हैं और कई सारे ऐसे ग्लोब होते हैं जिसमें हमें दिक्कत भी आती है। तो दिक्कत ऐसे में तो आएगी नहीं, ऐसे वाले को तो हम हाथ में उठा के ले जा सकते हैं। इससे छोटे भी आते हैं, पॉकेट ग्लोब भी होते हैं जिनको हम जेब में डाल के भी ले जा सकते हैं। कुछ ऐसे ग्लोब भी होते हैं जिसके अंदर हम हवा भरें गुब्बारे की तरह और उसको भी हम ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्लोब भी आते हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ग्लोब डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट साइज़ के आते हैं। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ग्लोब जो है वो अलग अलग आकार
और अलग अलग प्रकार के आते हैं, गुब्बारे वाले ग्लोब भी, पॉकेट ग्लोब भी, छोटे ग्लोब, बड़े ग्लोब, हर तरह के ग्लोब। इसके बाद हम देखते हैं अक्ष। अक्ष किसे कहते हैं? अब अगर हम ग्लोब को ध्यान से देखें तो इसमें एक सुई है जो ऊपर से नीचे तक यहाँ से निकल रही है, और ये जो सुई होती है जिसके ऊपर जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो इसी को कहा जाता है अक्ष। पृथ्वी पे असल में ऐसा कोई भी अगर देखी जाए सुई नहीं है, ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, अपने कंफर्ट के लिए हमने ग्लोब में ये सुई लगा रखी है ताकि हम उसकी रियल में वो किस तरीके से हल्की सी झुकी हुई है वो हम समझ सकें। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि पृथ्वी जैसे हम देखते हैं उत्तरी ध्रुव बिल्कुल टॉप पर, दक्षिण ध्रुव बिल्कुल नीचे की तरफ, वो वैसा नहीं, वो थोड़ा सा यूं है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे नहीं, पृथ्वी हल्की सी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, जो हम मैक्सिमम पिक्चर्स में नहीं देखते, लेकिन ग्लोब पर बिल्कुल हमें साफ साफ पता लगता है कि जो ये है वो थोड़ी सी झुकी हुई है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि पृथ्वी अक्ष किसे कहा जाएगा? तो अक्ष जो होता है, पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री हल्की से झुकी होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। किस पे झुकी हुई है? अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो अब दोनों रेखाओं में से पहली काल्पनिक रेखा को देखते हैं, जिसे हम कहते हैं अक्षांश। तो अब ये अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं? अगर अक्षांश रेखाओं को हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो ये चीज, अगर पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच देखें तो एक ऐसे यहां से बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा जाती है, विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब ये भूमध्य रेखा करती क्या है? ये बिल्कुल पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अगर इसके ऊपर का हिस्सा देखा जाए तो ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे दक्षिण में देखा जाए तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा की यही खास बात है कि ये पृथ्वी को बराबर 2 हिस्सों में बांटता है। और सेकंड चीज ये कि गोलार्ध का मतलब भी क्या है? गोलार्ध का मतलब है आधा गोला। पृथ्वी को 2 आधे गोलों में बांट रही है, उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरीके से हमें यह भी पता है कि सबसे ऊपर 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव है और नीचे 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि विषुवत व्रत से यहां से लेकर यहां तक टोटल 90 अक्षांश जो हैं वो तो उत्तरी गोलार्ध में है और 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में। तो यानी टोटल कितने हुए? 180 नहीं, 181। कारण क्या है? 90 ऊपर और 90 नीचे, और जो विषुवत व्रत है वो भी तो एक अक्षांश रेखा है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 181 हो गए हैं, लेकिन कई बार 180 दे दिया जाता है, 181 नहीं दिया जाता। तो दोनों में से अगर कोई एक नहीं है, अगर 180 नहीं है तो 181, और अगर 181 नहीं दिया ऑप्शन में तो 180। तो ये याद रखेंगे हम कि विषुवत व्रत जो है, भूमध्य रेखा जो है, वो भी एक अक्षांश रेखा है। और उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। दोनों में डिफरेंस करने के लिए, क्योंकि यहां पे जो 5 डिग्री होगा वो 5 डिग्री यहां पर भी तो होगा, इसीलिए इसके साथ हमें दिशाओं का भी याद रखना पड़ेगा कि अगर हम ऊपर वाली अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं तो 5 डिग्री के साथ साथ पीछे लगाया जाएगा उत्तरी अक्षांश रेखाएं, जिससे ये पता लग जाए कि हम ऊपर वाले अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं। जब नीचे वाले की बात करेंगे तो नीचे वाले के साथ दक्षिण जोड़ लेंगे। और उसी तरीके से कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये, अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखा भी कहा जाता है। कारण एक रेखा और दूसरी रेखा के बीच में जितना डिफरेंस होता है वही दूसरी और तीसरी के बीच में होगा, तीसरी और चौथी के बीच में होगा। ऐसे 90 तक अगर जाएंगे हम तो हर दूसरी रेखा के बीच में उतना ही डिफरेंस होगा जितनी किसी दूसरी अक्षांश रेखा के बीच। तो अक्षांश रेखा ये और अगर ये, इसके बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस है। जो दूसरी होगी और जो तीसरी होगी उसके बीच में भी 111 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। इसीलिए समान अंतर वाली रेखा, बिल्कुल सेम डिफरेंस रहता है इनमें, तो समानांतर रेखा। सेकंड, कुल संख्या। कुल संख्या भी बताया मैंने कि 90 ऊपर 90 नीचे, लेकिन कभी कभी 181 भी ऑप्शन में आ जाता है। तो 181 किसकी वजह से? विषुवत व्रत को भी जोड़ा जाए तो 181 हो गए। बाकी उत्तरी गोलार्ध
उत्तरी अक्षांश रेखाएं, जितनी भी उत्तरी गोलार्ध में होंगी अक्षांश रेखाएं, जो भी ये 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, इनके साथ हम लगाएंगे उत्तरी अक्षांश रेखा, और नीचे वाली जो दक्षिणी गोलार्ध में है इनके साथ लगाएंगे हम दक्षिणी अक्षांश रेखा। अगर मैं 90 डिग्री ये साउथ पोल वाला बोल रहा हूँ, दक्षिणी ध्रुव वाला बोल रहा हूँ, तो इसके साथ मुझे लगाना पड़ेगा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अगर मैं ऊपर वाले 90 डिग्री की बात कर रहा हूं तो मुझे साथ में लगाना पड़ेगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो अब देखते हैं पृथ्वी पर कुछ ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब 180 तो याद हम कर नहीं पाएंगे, 180 181 अक्षांश रेखाएं, 90 ऊपर 90 नीचे, बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री 1, तो टोटल 180 181 तो हम याद कर भी नहीं पाएंगे और ना हमें याद करनी है। इनमें से हमें सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके बिना हमारा काम चलेगा नहीं। तो टोटल 7 ऐसी रेखाएं हैं। बिल्कुल बीचों बीच अगर हम देखें तो विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त रेखा, तो ये जो रेखा है ये वो रेखा है जो बिल्कुल 0 डिग्री पर है, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। वैसे ही उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में 23.5 पे कर्क रेखा, और वैसे ही साउथ में भी दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण वाला जो हिस्सा है वहां पे भी 23.5 डिग्री जा रही है, तो वहां पे मकर रेखा। फिर थोड़ा उससे ऊपर जाएंगे तो वहां पर हमें दिखेगा 66.5 डिग्री पर उत्तर वाले हिस्से में, वहां पर एक है उत्तरी वृत्त या उत्तरी ध्रुव वृत्त रेखा। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा उत्तरी ध्रुव वृत्त रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम जाएंगे तो वहां पर भी 66.5 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा, और फिर सबसे ऊपर 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी, बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों में हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो हम 66.5 या कोई भी डिग्री का नाम ले रहे तो उसके साथ हमें उत्तरी या दक्षिणी लगाना पड़ेगा, ताकि हमें ये पता रहे कि वो उत्तरी गोलार्ध में है या फिर दक्षिणी गोलार्ध। ये जितनी भी रेखाएं हैं ये किसी न किसी तरीके से पृथ्वी को कुछ ताप कटिबंध में बांधते हैं। ताप कटिबंध का मतलब क्या है? अब अगर देखा जाए ताप कटिबंध, तो ताप कटिबंध का मतलब होता है टेम्परेचर जोन। हमारी अर्थ पर अलग अलग जगहों पर सूरज से जो रोशनी आती है वो कहीं पर सीधी गिरती है, कहीं पे बिल्कुल तिरछी गिरती है। तो जो सीधी गिर, अगर हम चूल्हे के सामने बैठते हैं तो गर्मी ज़्यादा लगती है, और अगर चूल्हा थोड़ा सा साइड में कर दिया जाए, या गैस हो या फिर कोई भी चीज़ हो, अगर उसे थोड़ा साइड में कर देंगे या हम थोड़ा साइड में बैठ जाएंगे तो हमें गर्मी उतनी नहीं लगेगी। वैसे ही पृथ्वी जब अलग अलग साल में अलग अलग टाइम में अलग अलग जो सूरज के चक्कर लगाती है तो पोजीशन अलग अलग होती है। कभी ये थोड़ा एक तरफ होती है झुकी हुई, जो है वो तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब ये पृथ्वी सूरज के पूरा चक्कर लगाएगी तो उस समय कई बार ऐसा समय आता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि पृथ्वी के कौन से हिस्से पर कितना, क्या सीधी किरणें आ रही हैं, तिरछी किरणें आ रही है। उनसे फर्क पड़ता है किस चीज पर? टेम्परेचर जोन पर। तो ये जो अर्थ पे कई सारे टेम्परेचर जोन बने हुए हैं वो कौन कौन से जोन है? तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कह सकते हैं एक तरीके से रोशनी प्राप्त करने वाला जोन है। या फिर इस 23.5 डिग्री और इस 23.5 डिग्री के बीच में साल में कभी ना कभी सूरज की सीधी किरणें गिरती हैं। हमें याद रखना पड़ेगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, यानी इस कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही सूरज की किरणें साल में कभी ना कभी सीधी गिरेंगी। कर्क रेखा से ऊपर कभी भी नहीं जाएगी सीधी किरणें, और ना ही मकर रेखा से नीचे। तो सूरज की किरणें कभी भी इस 23.5 डिग्री और इस वाले 23.5 डिग्री से बाहर कभी भी सीधी किरणें नहीं गिरती। इनके बाहर हमेशा तिरछी किरणें ही गिरेंगी। इसीलिए सबसे ज्यादा गर्मी प्राप्त करने वाले जोन का नाम हमने रख रखा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये हो गया उष्ण कटिबंध क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी आती है, 23.5 से लेकर 23.5 दक्षिण। तो 23.5 ऊपर 23.5 नीचे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। फिर इसके बाद आता है 23.5 से 66.5, और दोनों में आता है, उत्तरी गोलार्ध में भी है दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो 23.5 से 66.5 पे सूरज की किरणें थोड़ी सी तिरछी हो जाती हैं,
पूरी तिरछी नहीं, लेकिन थोड़ी तिरछी हो जाती हैं, तो सीधी सी बात है जितनी गर्मी ये क्षेत्र प्राप्त करता है 23.5 से 23.5 वाला कर्क रेखा से मकर रेखा वाला, तो इतनी रोशनी तो ये प्राप्त करेगा नहीं, थोड़ा उससे कम प्राप्त करेगा। तो 23.5 से 66.5 इसके बीच में जो जोन होगा यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी कम प्राप्त होगी, और इसीलिए ये जो जोन है ये बनेगा हमारा एक तरीके से शीतोष्ण कटिबंध। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं, तो इसके मध्यम टेम्परेचर वाला। तो शीतोष्ण कटिबंध ऊपर भी और यहाँ नीचे भी 23.5 से 66.5 यहाँ पर भी बनेगा शीतोष्ण कटिबंध। सेम उसी तरीके से 66.5 से 90 दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री और उत्तरी गोलार्ध में भी 66.5 से लेकर 90 डिग्री। तो होता क्या है कि उत्तरी ध्रुव के पास में यहाँ पर 66.5 से लेकर 90 के बीच में और 66.5 यहाँ पर 90 के बीच में ये जो ब्लैक ब्लैक बने हुए हैं, यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे कम गर्मी पहुंचती है, और जब सबसे कम गर्मी यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड भी यहीं पे रहेगी। तो याद रखना पड़ेगा कि हमें कि यहाँ पे 66.5 से 90 के बीच में, 66.5 यहाँ से 90 के बीच में सबसे तिरछी किरणें यहाँ पे गिरती हैं। सूरज कभी भी यहाँ पर आसमान में बिल्कुल टॉप पर नहीं होता, यहाँ पे हमेशा इस तरीके से रहता है कि किरणें हमेशा तिरछी आती हैं। अक्षांशों का इनके अलावा और भी काम है, जैसे भाई अगर हमें लोकेशन जाननी है कि पृथ्वी पर कोई एरिया कहाँ पर है, पृथ्वी पर इतने सारे एरिया हैं। भारत में अगर देखें हम तो भारत में एक जगह है जिसका नाम है चंद्रपुर। चंद्रपुर और एक और जगह है वो है ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील देश में एक जगह है जिसका नाम है बेलो होरिजोंटे। अब चंद्रपुर और बेलो होरिजोंटे की अगर हमें दोनों की लोकेशन जाननी हो तो उसके लिए हम अक्षांश इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी चीज़ है कि पृथ्वी से टोटल हमारे इस ग्लोब में अगर देखें तो भूमध्य रेखा से ऊपर यहाँ से यहाँ तक 90 अक्षांश रेखाएं होंगी। वैसे इसके सीधी सी बात है साउथ में भी होंगी। जब उत्तरी गोलार्ध में 90 हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 हैं। तो सीधी सी बात है कि चंद्रपुर नाम की जगह से भी एक कोई ना कोई अक्षांश रेखा जारी होगी। अगर हमें उस अक्षांश रेखा की जगह का या फिर उस डिग्री का पता चल जाए तो हम वो लोकेशन भी निकाल सकते हैं कि चंद्रपुर जो है वो पृथ्वी पर किस जगह पर है। तो बेलो होरिजोंटे और चंद्रपुर दोनों के अक्षांशों के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन हो तो हम पता कर सकते हैं कि दोनों में से कौन कहां पर है। तो चंद्रपुर जो है वो तो आता है उत्तरी गोलार्ध में। जब हम इन दोनों का देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर है और बेलो होरिजोंटे जो है वो भी 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर है। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि दोनों के दोनों जो हैं वो 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर है तो ये गलत होगा, सरासर गलत। कारण चंद्रपुर जो भारत में पाया जाता है वो 20 डिग्री है, लेकिन वो जो है वो उत्तरी गोलार्ध के 20 डिग्री में है, और बेलो होरिजोंटे जो है वो दक्षिणी गोलार्ध, इस 0 डिग्री से नीचे वाला जो दक्षिणी का आधा हिस्सा है, जो पृथ्वी का आधा गोला, इस वाले हिस्से पर है। अब अंतर क्या है भाई, 20 डिग्री ये 20 डिग्री ये, अगर हम सिर्फ 20 डिग्री अक्षांश रेखा बोलेंगे तो सामने वाले को ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा वाला, 20 डिग्री ये या फिर 20 डिग्री ये। अगर मैं ये बोलता हूँ चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर है तो सामने वाले को ये भी तो लग सकता है कि चंद्रपुर नीचे वाले पे हो। अगर मैं ये बोलता हूँ कि बेले होरिजोंटे जो है वो 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर है तो ये दक्षिण वाले पे, लेकिन सामने वाले को लगेगा कि क्या पता उत्तर वाले पे हो। तो इसलिए हमें साथ में ये बोलना पड़ेगा कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इससे हम ये आराम से बता सकते हैं कि 20 डिग्री उत्तर या 20 डिग्री दक्षिण। सामने वाले को ये पता चल जाता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर बेलो होरिजोंटे है तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध की मैं बात कर रहा हूँ और वहां से जो 20 डिग्री जा रही है उस रेखा की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर चंद्रपुर है तो सामने वाले के पास ये इंफॉर्मेशन चले गई कि अच्छा उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर वाले जो 20 डिग्री है वहां से चंद्रपुर जा रहा है। तो याद रखना पड़ेगा हमें कि जो चंद्रपुर है उससे 20 डिग्री जा रही है, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन है कि
हमें ये तो बता देता है कि पृथ्वी की इस लाइन, ये जो लाइन है 20 डिग्री, इस लाइन पर कहीं ना कहीं बेलो हॉरिजॉन्टल है। वो तो मैंने पॉइंट बना रखे हैं पहले से ही, इसलिए हमें समझ में आ गया कि जो चंद्रपुर या बेले हॉरिजॉन्टल है वो कौन सी जगह पर है। लेकिन हमें एग्जैक्ट तो थोड़ी पता लगेगा। जब कोई बोलेगा कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर चंद्रपुर है, तो हमें यही तो पता चलेगा कि भाई इस रेखा पर है। लेकिन इस रेखा पर भी कहाँ पर है भाई? यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगी? मैंने बोला बेले हॉरिजॉन्टल जो है वो भी 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर है, तो इससे भी तो यही पता लगेगा कि भाई इस वाली रेखा पर है। ये कैसे पता चलेगा कि इस रेखा पर कहां पर है? तो यहां काम आता है देशांतर रेखा का। तो ये जो वीडियो थी ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। हम सेकंड वाले जो पार्ट में देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे अलग अलग देशों का टाइम अलग अलग क्यों है। इंग्लैंड का टाइम हमसे क्यों 5.5 घंटे पीछे है, वैसे ही बांग्लादेश का समय हमसे लगभग आधा घंटा आगे क्यों है, और पाकिस्तान का समय हमसे लगभग आधा घंटा पीछे क्यों है। तो सभी देशों में अलग अलग टाइम होता है, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। तो दुनिया में जितने भी ऐसे देश हैं उन सभी में ये टाइम आगे पीछे क्यों है, वो सारी की सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। ये जो था ये पार्ट फर्स्ट था। अगर पार्ट फर्स्ट पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि अगली वीडियो आपको किस चीज पर चाहिए। और अगर आप में से कोई भी इस टॉपिक के नोट्स अगर चाहता है पीडीएफ के तौर पे, तो आप चैनल के बिल्कुल नीचे जाकर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आपको चैनल के नीचे लिंक दिया गया है, उस पे जाकर आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।